नमस्कार। कलम की इस संध्या में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कलम पूरे वर्ल्ड में, इन द एंटायर वर्ल्ड, we've organized more than 600 sessions of कलम so far. जयपुर और पटना से इसकी शुरुआत हुई थी, और देखिए कुछ ही सालों में कलम को आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार मिला। और आज इस शाम में एक अलग ही मज़ा होने वाला है, जैसे मैंने कहा, बिकॉज हमारे साथ आज जुड़ी हैं गीतांजलि श्री जी। जोरदार तालियां हो जाए गीतांजलि श्री जी। गीतांजलि श्री जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। अपने बहुचर्चित उपन्यास रेत समाधि के लिए 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, और जब जब मुझे एक मौका मिला उनसे बात करने का, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अगली टेबल तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँची। इतना धीरे बोलती हैं, इतने प्यार से बोलती हैं कि ये जो इनकी आत्मीयता है और जो इनका प्यार है, वो उनकी पूरी सारी कॉन्वर्सेशंस में, अपनापन है, वो कॉन्वर्सेशंस में झलकता है। आपने 5 उपन्यास लिखे, माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह, रेत समाधि, 5 कहानी संग्रह, अनुगूंज, वैराग्य, मार्च, माँ और सपूरा, यहाँ हाथी रहते थे, प्रतिनिधि कहानियाँ, और एक शोध ग्रंथ बिटवीन टू वर्ल्ड्स, एन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, ये सब छप चुके हैं। इनकी रचनाओं के अनुवाद कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में भी हुए हैं। साहित्यिक लेखन ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करती हैं। थिएटर के लिए भी आप लिखती हैं। पुरस्कारों की जो लिस्ट है वो तकरीबन 2 पन्नों में है, तो मैं आपको क्या बताऊं, इतने सारे पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। और इनके उपन्यास रेत समाधि को 2021 के एमिली ग्विमेट प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। और जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है, इनका जो सरनेम है वो इनकी माता जी का नाम है, तो विमेन एम्पावरमेंट की तो शुरुआत आपके नाम से ही है, तो मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे बातचीत करेंगी जयश्री पेरीवाल जी। और जयश्री पेरीवाल जी को जयपुर में तो सब क्या, पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं, क्योंकि जयश्री पेरीवाल जी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनराइज किया, ना ही राजस्थान में परंतु पूरे संसार में। Only within a span of just 25 years, her journey from one student in her garage to 10,000 students and 10 schools is just exemplary. She has been awarded with a Lifetime Achievement Award in 2022 by Education Today for a phenomenal contribution in the field of education.
She was also awarded with the Golden Achievers Award 2022 by Honorable Governor of Rajasthan Shri Kalraj Mishra जी. और अगेन इनकी जो पुरस्कारों की लिस्ट है वो भी इट रन्स इन फ्यू पेजेस. सो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का आज की शाम में. सिट बैक ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय दिस सेशन बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है. और मैं श्री सीमेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिनके CSR इनिशिएटिव के तहत हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है. Many thanks and our gratitude to ITC Rajputana for the hospitality partner. Thank you so much all of you. Over to you, Jayashree ji. गीतांजलि श्री जी, आपका स्वागत. अपनी कहानियों के माध्यम से आपने सीमाओं को पार करके, रूढ़ियों को तोड़कर तथा एक नई पहचान की खोज के साथ भारतीय लेखन को विश्व मानचित्र पर रखा है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू सो वेरी स्पेशल. आपकी रचना रेत समाधि में उत्तर भारतीय परिवेश में रहने वाली एक 80 साल की महिला नायिका है जो पति की मौत के बाद गहरे अवसाद में चली जाती है. She falls into depression and she doesn't want to get out of her house. और फिर अवसाद के अंधेरे दिनों को हराकर अपनी जीवन धारा में लौट आती है. यह मांगी गई आजादी उसे कैसे आती है? क्या ये उम्र के साथ आती है? क्या ये जिम्मेदारियों को छोड़ देने के बाद आती है? क्या ये बहन, पत्नी, माँ की भूमिका कम होने पर आती है? इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे. ये ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा. जी जी बिल्कुल, आप आराम से पकड़िए. आप सबको नमस्कार. सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ही बहुमूल्य पल है. मुझे ये मौका मिला प्रभा खेतान फाउंडेशन साहित्य के लिए जो कर रहा है वो सच में गज़ब है. और इतना उन्होंने आज की दुनिया में जहाँ इतनी गलत सलत चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर किताबों और साहित्य को ये मान देना, उसको पूरे देश में इस तरह से फैलाना और शायद अब तो विदेश में भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है. मुझे लगता है कि हम सब ज़रूर इसके प्रति अनुग्रहित हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया. और एहसास वुमेन और कलम के साथ में पहले भी मुझे मौका मिला है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ. इस सुंदर वेन्यू में आ पाई, आप लोग यहाँ पर हैं, आपके साथ बातचीत का मौका मिल रहा है. उम्मीद करती हूँ कि ये शाम आप लोगों को ठीक ठाक लगेगी. बातें हम लोग ऐसी करेंगे कि आपको कुछ उसमें मिले. और हमारी कोशिश तो होगी ही कि कुछ इसमें निकले, बातचीत निकले. आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, बहुत अहम सवाल पूछा है जिसका जवाब आसान तो नहीं है. पर आपने इसके पहले ये भी कहा कि सीमाओं को तोड़ने की बात आपने करी. तो मेरे मन में आया, इसी वक्त आया कि देखिए सीमाओं से तो हम कहीं बच ही नहीं पाते हैं. अब यहीं पर आपने एक ये सीमा बना दी, इस पर हमें कर दिया और उस तरफ वो, और ये सीमा भी मुझे परेशान करती है. तो यहाँ पार करने वाली है ये भी. हाँ, मुझे लगता है कि ये ऊर्जा यहीं से आती है कि आपको जैसे ही सीमा का एहसास होता है आपको लगता है कि नहीं, इसको तो हमें किसी तरह से तोड़ना है. मैंने पीछे देखा कि अरे अच्छा इधर तो गिर पड़ूंगी, कैसे किया जाए, इधर कैसे आए. लेकिन एकदम से पहली चीज़ जो मेरे मन में आई वो यही आई कि ये इस सीमा का अतिक्रमण कैसे किया जाए, कैसे इसको तोड़ा जाए. तो मुझे लगता है कि सीमा एक ऐसी चीज़ है जिसका रोज़मर्रा में भी और हमारे अवचेतन में, चेतन में, हमारे जीवन में, हमारे अतीत में जगह जगह से वो अपने को जमाती है. और हर समय हम पर ये एक चुनौती बनकर आती है कि हम सीमा पहचानें और सोचें कि लांघना है, पुल बनाना है, कैसे उसको बरतना है.
अब आपने इसमें रेत समाधि की अम्मा की बात की कि वो कैसे ये कर गई, वो भूमिकाओं से हट गई, इसलिए उम्र ऐसी हो गई, हाँ, कि वो बहुत कुछ पीछे छोड़ पाई। इसलिए जिम्मेदारियों से मुकरने की बात आपने की, जिम्मेदारियों से हटने की बात, मुझे लगता है ये जिम्मेदारियों से मुकरने की बात नहीं है। और इस तरह का बाइनरी में बनाना भी नहीं चाहूँगी कि सीमा लांघने का मतलब हो जिम्मेदारी से अलग हो जाना। मुझे लगता है कि वो सीमा लांघना कोई गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं है, बहुत बहुत अहम बात है। हाँ। और बहुत सुलझी बात है, और उसको भी किसी सूझबूझ के तहत ही आप तय करते हैं। वो सीमा क्यों लांघनी है, ये नहीं है कि बस अब सीमा है तो बस लांघ जाए, एनार्किक सिचुएशन नहीं है। तो अब ये हम लोग अपने शायद हमेशा ही इस सवाल से जूझते हैं कि कुछ सीमा हम पहचानते हैं, कुछ सीमाएं हम पहचानते हैं, कुछ सीमाएं हम नहीं पहचानते हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं उसको कैसे नेगोशिएट करें, कैसे नेविगेट करें। औरत का जहाँ तक सवाल है, ये बात अक्सर सही होती है कि एक उम्र के साथ उसको एक तरह की भीतरी आज़ादी ऐसी मिल पाती है कि शायद वो बहुत सी उन चीज़ों के बारे में सोच पाती है जो पहले व्यस्त होकर परिवार में और परिवार की ज़रूरतों के बीच वो उस तरह से उनको तवज्जो नहीं दे पाई हो। तो उम्र का रोल हो सकता है। और भूमिकाओं से हम भूमिका भी तो हमको एक सीमा में ही बांधती है। तो हम अगर भूमिका की सीमा को पहचान लें, उससे या तो पुल बना पाएँ कि भूमिका के बाहर भी हम निकलें। मैं भूमिका में रहने में कोई बुराई तो नहीं है, भाई मैं पत्नी हूँ और उसी भूमिका में नहीं अगर रह गई, उस भूमिका से बाहर भी जाने की काबिलियत और रास्ता मेरे में हो, तो फिर भूमिका अपने में कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ जब उस भूमिका जब इतनी कोई रिजिड चीज़ ना रहे, तो वो भी आपको सीमा तोड़ने में मदद करती है, आज़ादी मिलती है। हाँ, बिल्कुल मिलती है। तो अब ये इस किताब में ये अब हर किरदार आप दूसरे अलग अलग ढंग से करेगा। कृष्णा सोबती के मित्रों मरजानी, वो तो एक जवान औरत थी, जवान स्त्री थी, और उसकी तो अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं हुआ था, और वो भी सीमाओं का उल्लंघन करने की तरफ प्रेरित हुई। और इसमें ये किरदार 80 साल, ये किरदार बहुत ही दिलचस्प है। अगर ये किताब नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ लें, मतलब आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। इट्स अबाउट एन 80-year-old वुमन, जब उसके पति की मौत हो जाती है और वो अकेली हो जाती है, निराश हो जाती है, और उसका किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती, तब वो कैसे उभरती है और कैसे अपनी ज़िंदगी वापस जीती है, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। प्लीज़ पिक अप द बुक एंड रीड। ये बुढ़ापा जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिससे हम सभी को एक ना एक दिन गुजरना पड़ता है, और मेरी भी उम्र हो गई है और मैं 2-4 को और देख रही हूँ ऐसे। तो आपने अपने विचारों और अपने लेखन के द्वारा उम्र के साथ आने वाली जो एक डिप्रेशन होती है, आइसोलेशन, अलगाव होता है, शरीर के मन की शक्ति में आने वाली कमी तथा खुद के उपयोगी न होने की भावना को आपने इतना बेखूबी से उभारा है इस किताब में। आपका यह कार्य सभी के लिए, स्पेशली जो साइकोलॉजी के यहाँ पे प्रोफेसर्स भी हैं,
मनोविज्ञान, भावना तथा इकोनॉमिक रूप से आने वाली इन सबको हम कैसे तैयार करें? क्या ये हमें चेतावनी दे रही है? क्या ये हमें ये कह रही है कि आगे के लिए सोचो, अपने को अंदरूनी ऊर्जा शक्ति कम ना हो, हम उतने ही अटल अपने इरादों पे रहें और हम मुरझाएं ना, हम अपने आप को ये ना समझें कि उम्र अब हो गई, अब क्या करें, ऐसा ना हो। आपके विचार में इस भावना को कैसे जीवित हम सब रख सकते हैं? क्या ये परिवार और मित्रों का चक्र है? क्या आर्थिक सुरक्षा है जिससे ये संभव है कि हम अपने आप में एक बहुत कॉन्फिडेंस रख पाएंगे? कोई अपने आप को जीवित कैसे रख सकता है? आप ये बताएं। देखिए, मैं किसी भी किस्म की वैद्य नहीं हूँ, तो मैं कोई नुस्खा, कोई दवा आपको नहीं बता सकती। ये मैं ज़रूर कहूँगी, आपने पूछा कि ये कैसे कर ले गए, क्या ये कोई चेतावनी है? तो मेरे मन में ये बात आ रही है कि मैं इसको बहुत ज़ोर देकर कहूँ कि देखिए, कोई लेखक सीख देने के लिए नहीं, सिर्फ मनोरंजन या नहीं, मनोरंजन, सिर्फ मनोरंजन नहीं, लेखक के का अपना भी कोई उद्वेलन है, वो खुद भी कुछ चीज़ों को समझना चाहती है, वो अपने भीतर को, अपने बाहर को, दूसरे के भीतर और बाहर को, अतीत को, भविष्य को, न जाने क्या क्या चीज़ों को समझना चाहती है। तो वो उस उथल पुथल को खोलने की कोशिश में लिखती है। बोलती सब सुने, सोचे, समझे, और वो अपने खुद समझने के लिए भी कुछ चीज़ें लिखती है। तो और आपने कहा कि ये क्या औरतों को या इंसानों को ये सिखाने के लिए कि कैसे वो बुढ़ापे में इतने गमगीन ना हो जाएं कि सब बेजार हो जाएं कि अब कुछ नहीं बचा वगैरह। तो देखिए, ये चीज़ मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको आप बूढ़े कह रही हैं, न जाने कितने बूढ़े मुझे ये सिखा रहे हैं, तभी वो मेरी किताब में आपको प्रेरणा दे सकते। नहीं, बिल्कुल ये बात है। चारों ओर ऐसे लोग हैं जो हमें सिखाते हैं। और मैं तो अपनी माँ का भी नाम लूँगी, जो इस समय टचवुड जैसे कहते हैं, टचवुड 96 साल की हैं। ज़रूर उनका शरीर बहुत शिथिल पड़ गया है, कमज़ोर हो गया है, उनको सहारा चाहिए, लेकिन मन में अभी भी उनके खूब ऊर्जा है, जिजीविषा है। दूसरों को जीते देखकर खुश होती हैं, बैठी हैं वहाँ, अभी मैं जाऊँगी उन्हें बताऊँगी क्या क्या हुआ, उससे खुश होती हैं। तो ये लोग भी तो प्रेरणा दे रहे हैं, ये लोग भी तो हमें दिखा रहे हैं कि देखिए, बुढ़ापा इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग। लेट अस नॉट एग्जैजरेट दिस पॉइंट। हमारी बॉडी भी है, और बॉडी हम देख रहे हैं कि बदलती है, हम पहले की तरह नहीं कर पा रहे हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे भीतर उमंग, जब तक आप जीवित हैं, उमंग आपके भीतर रहेगी, जिजीविषा आपके भीतर रहेगी। एक्सेलेंट। ये उमंग हमेशा अपने अंदर जीवित रखें, और उससे बेहतर क्या हो सकता है? बहुत ही बढ़िया। आपने माँ बेटी, भाई बहन और बच्चों के पालन पोषण जैसे रिश्तों को भी बहुत खूबसूरती से पेश किया है। साथ ही एक 80 साल की महिला जिसके बारे में कह रही थी, वो असामान्य रिश्तों को तथा तीसरे लिंग, लाइक शी बिफ्रेंड्स अ ट्रांसजेंडर, और उसके साथ उसकी दोस्ती को दिखाया है, which is out of the box, which not many have traveled and spoken and written about. आपकी इस कहानी के मेटाफोरिकली रूप से सीमाओं को बढ़ाया है। ये मैं समझती हूँ पढ़ने के बाद। सबसे पहले तो नायिका ने वर्तमान जीवन से एक नए जीवन में जाने की सीमा को पार किया। एक नए मन, नया दिमाग, नई शरीर और अपने निराश मन से एक नई आशा भरे मन की सीमा तक पहुंचाया। यहाँ आप पाठकों को भरोसा दिलाना चाहती हैं क्या कि सीमाएं मन और दिमाग की सिर्फ उपज हैं, they don't exist।
आप तो समझिए कि ये सीमाएं हैं ही नहीं जिसे कोई भी किसी भी उम्र में पार कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह औरत है, आदमी है, किस जाति का है, किस पंथ का है। आपकी क्या राय है, हमें अवगत कराएं। देखिए, मैं जो अपनी बातें जो कह चुकी हूँ उनको ही मुझे दोहराना पड़ेगा कि मुझे किसी को कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे और आपकी किताबें हमको सीख वो दे तो रही ठीक है, वो उद्देश्य आपका नहीं था। हम सब एक दूसरे को सीख दे सकते हैं। हम सब अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वो एक दूसरे को हम प्रेरित करते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। पर ये तो देखिए, लेखक एक बहुत ही मूल बात जो लेखन के बारे में है हमको याद रखनी चाहिए, कि लेखन जो है वो हमें याद रखने की महिमा हमेशा समझाता है। हम लिखते इसलिए हैं कि हम ये चीज़ें भूल ना जाएं, हम ये चीज़ें नज़रअंदाज ना कर दें, हम इन लोगों को दरकिनार ना कर दें। हम लिखते ही इसलिए हैं। इट इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनडिफरेंस एंड फॉरगेटिंग। तो बहुत ही सहज तरह से जो लोग और जो बातें हम कभी कभी देखकर भी अनदेखा करते हैं, सुनकर भी अनसुना करते हैं, और या जिन चीज़ों को हम इतने आदी हो गए देखने के कि अब हम देख ही नहीं रहे हैं, वो चीज़ें अपने आप आती हैं लेखन में। तो रोज़ी का आना, ट्रांसजेंडर का आना बहुत ही सहज है। आपने बात करी कि आउट ऑफ द बॉक्स। अरे जीवन इज फुल ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। नोबडी लिव्स इन द बॉक्स। वी आर ऑलवेज लिविंग आउट ऑफ द बॉक्स, ऑल राउंड। आपको कोई ऐसा कुछ नहीं। हम लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज आउट देयर एंड ऑर्डिनरी इज आउट हियर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज हियर इन द ऑर्डिनरी। तो बस ये चीज़ है। तो ये अपने आप लोग आते हैं, और हम लोग एक भूल करते हैं, फेमिनिस्ट भी ये भूल अक्सर करते हैं। हम लोग जो है विचारधारा को और आइडियोलॉजी को इतना बड़ा गाइड मान लेते हैं कि हम समझते हैं कि वो उसी के तहत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता है, प्रोटेस्ट होता है। ऐसे नहीं होता है। बिना उन बातों को आइडियोलॉजिकली आर्टिकुलेट किए भी इंसानियत में ही, एक सहज इंसानियत के नाते चीज़ें लोग करते चलते हैं। और आप ट्रांसजेंडर की जो बात कर रही हैं, मैं आप सबके साथ में ये शेयर करती हूँ कि मेरी माँ, मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपनी माँ के बारे में इतनी बातें आज कर दूँगी, पर मेरी माँ जो है वो अब तो नहीं, 15-20 साल ज़रूर हो गए हैं, तो सैर करती थी बाग में, और अकेले सैर करती थी। और जब वो थक जाती थी तो एक पुलिया पे बैठ जाती थी थोड़ी देर के लिए और फिर सैर करती थी। उस दौरान एक, जिसको सब हिजड़ा कहते हैं, वो एक ट्रांसजेंडर स्त्री उधर से जाती, कभी कभी मिल जाती थी उनको, तो वो उनको नमस्ते करती थी। तो ऐसे बस नमस्कार होने लगा। और फिर किसी दिन माँ जब पुलिया पे बैठी थी तो वो आई, तो माँ ने, उन्होंने नमस्ते किया तो माँ ने कहा, ऐसे किया कि बैठो। हाँ। तो वो उनको लगा कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो माँ ने कहा बैठो, हाँ। और उनको बैठाया अपने पास। फिर उसके बाद वो लोग जो है पुलिया पे बैठने लगे और बातें करते थे। अच्छा, अब कितनी अजीब बात है कि मुझे ये तो पता चल गया, क्योंकि एक दिन कभी माँ मेरे भाई के साथ रहती थी और मैं गई थी, और जब मैं निकल रही थी टैक्सी में या स्कूटर में बैठने जा रही थी, तो उसी वक्त वो आई, उनका मैं नाम भी भूल गई हूँ। तो उधर से वो जा रही थी, तो उन्होंने माँ को नमस्ते किया, और माँ ने कहा कि ये मेरी बेटी। हाँ। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बस इतना ही। मेरा एनकाउंटर बस इतना ही है। और माँ, मैं जानती थी कि माँ इनसे मिलती हैं वहाँ पीछे।
आती नहीं है, और क्या बातें वो करती है मुझे ये भी नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात शायद ज़रूर रही होगी मेरे भीतर कि देखो मेरी माँ कोई ना तो आइडियोलॉजी कोई जी रही है बड़ी कि आई एम अ फेमिनिस्ट, आई बिलीव दिस, आई बिलीव दैट, कुछ भी नहीं है। बस उनको ये था कि हियर इज अनदर पर्सन, ह्यूमन बीइंग, and treat them equally. कुछ नहीं सोचा उन्होंने, बस वो करती ही वैसे ट्रीट, and there's nothing you know more genuine than that। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे भीतर रही और कहीं पे निकली, और मैं शर्मिंदा हो सकती हूँ कि मेरा खुद कोई ऐसा काउंटर नहीं है। मैंने उसमें और कुछ जानने की नहीं कोशिश करी, बल्कि वो उस घर से छूट गए तो माँ ही मेरी कहती हैं, इन दिनों भी कुछ साल पहले तक वो कहती थी कि पता नहीं वो कहाँ है, मतलब पता करो कि वो कैसी है। सो माय मदर, आई मीन लुक एट मी, आई एम द मॉडर्न वुमन, आई एम सपोजिटली द ग्रेट फेमिनिस्ट, मुझे इन सब चीज़ों की कुछ नहीं पड़ी। माँ अपने इतने नेचुरल तरह से उन्होंने एक रिश्ता बना लिया था। तो वो चीज़ें, ये चीज़ें इसी तरह से कहीं ना कहीं आपके भीतर आपको बीज भी डालती हैं और आपको भी कोसती हैं, आपको भी कोसती हैं। हम रोज़ जाते हैं हर क्रॉसिंग पे, चारों ओर हमको दिखते हैं ये ट्रांसजेंडर पीपल, हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं जानते। तो ये चीज़ें बड़ी नेचुरल तरह से लेखन में आती हैं। बिल्कुल। तो यूपी की गलियों में बड़ी हुई, मैनपुरी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आई, LSR गई, क्या यहाँ से प्रेरणा मिली, क्या यूपी से प्रेरणा मिली? प्रेमचंद की बेटी आपकी दोस्त रही, क्या उनसे प्रेरणा मिली? मुझे ये तो बात पक्की है, जाना मैंने इनको अभी है, लेकिन माँ से प्रेरणा इनको जरूर मिली। माओ से प्रेरणा मिली है, माँ से जरूर मिली है, लेकिन माओ से मिली है। So what impressions were there when you grew up? What prompted? And she is not done Hindi literature or English literature. और कहानियाँ तो कोई भी लिख सकता है, और कहानियाँ बेखूबी से लिखने वाले कम होते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या था वो जिससे आपको लगा कि मैं ये कहानी ज़रूर लिखूं, और एक नहीं इतनी सारी किताबें लिखी हैं। देखिए, अगर हम में से जो भी संवेदनशील हैं, और उम्मीद है कि हम बहुतेरे ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं, तो आप में अगर संवेदना है तो आपको प्रेरणा तो हर तरफ से मिलेगी, हर चीज़ से मिलेगी, हर तरफ से मिलेगी, ज़िंदगी से मिलेगी, जो आप देखेंगे उससे मिलेगी, दुख से मिलेगी, सुख से मिलेगी, हर चीज़ से मिलेगी। तो प्रेरणा कोई ऐसा नहीं होता है कि उन दो चीज़ से तो मिल रही है, दो चीज़ से नहीं मिल रही, हर चीज़ से मिलेगी आपको। आप सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। लिखने का जज्बा कहाँ से आता है? आपको ये भी, हम सब में एक इच्छा होती है अपने को व्यक्त करने का, और हम सब ढूंढते हैं अपनी विधा। तो कोई कैसे करता है व्यक्त, कोई कैसे करता है, कोई बस बातचीत में कहानियाँ बना के करते हैं, कोई उसको लिखने लगते हैं, ऐसे ही होता है। आपने यूपी का नाम लिया कि यूपी से प्रेरणा मिली। यूपी से प्रेरणा तो मैं कह रही हूँ कि जहाँ के भी होते, अगर आप में संवेदना है तो आपको प्रेरणा मिलती है। यूपी से मुझको शिक्षा ज़रूर मिली, जिसने मुझे मेरे बहुत ही अधूरे किस्म के अंग्रेज़ी माध्यम का जो शिक्षा प्रणाली मुझको मिली, उससे बहुत हद तक बचाया। कि फॉर्मल तौर से मैं गई कॉन्वेंट में, जो अच्छे एजुकेशन मानी जाती थी, वहाँ मेरे माता पिता ने हम बच्चों को भेजा, तो जहाँ पे हमारी हिंदी भी गड़बड़ हुई, अंग्रेज़ी भी हमने ठीक से नहीं सीखी, तो हम तो हम हर तरफ से थोड़े आधे अधूरे ही हो गए, और खिचड़ी ज़बान भी हो गए, खिचड़ी दिमाग भी हो गए। मैं समझ, ऐसी खिचड़ी दिमाग सबको दे दे। आज मुझको ये बात समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में चूँकि इतने बरस मुझे रहने का मौका मिला,
यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने तक मैं वहीं पे रही, और कॉलेज जाने के बाद भी मैं लौटती रही वहाँ अपने माता पिता के पास, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में यूपी के, और गांव कस्बों में भी से भी जुड़ी रही। वो जो मुझको वहाँ से जो मैं लेकर आई हूँ, उसने मुझे इस सब के बावजूद मेरी जड़ों से, मेरी मिट्टी से, मेरी पहचान से, मेरी ज़ुबान से, न जाने कितनी मेरे जो स्वाद तरह तरह के हैं उधर के, उन सब से मुझको जोड़े रखा, और वो बाद में निकल कर आया, और मैंने पाया कि यही है जो मेरे लेखन को बना पाया है। एक्सेलेंट, आई एम सो हैप्पी किसी ने यहाँ कहा भी कि आपने ये कन्फेस कर दिया। सो इट्स रियली गुड कि दिस कॉलोनियल माइंडसेट, इट्स हाई टाइम वी ऑल गेट ओवर इट। वी टेक प्राइड इन हू वी आर, वेयर वी बिलोंग। English is a great language, all languages are great, but Hindi is a language that we should all cherish. हम जितना ज़्यादा अपनी मातृभाषा को तवज्जो देंगे, उतना ही हमारे लिए एज बीइंग भारतीय इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। पर मेरे को ये एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश और विदेश में अंग्रेजी लेखन के लिए पहले पूर्ण धारणा बना लेते हैं? आर वी स्टिल बायस्ड टुवर्ड्स इंग्लिश राइटिंग? क्या ऐसी उच्च कथा क्षमता रखने वाली पुस्तक को विश्व पटल पर आने के लिए अनुवाद, ट्रांसलेशन की आवश्यकता थी? क्या आपको लगता है कि हिंदी और दक्षिण एशियाई साहित्य नए पाठकों तक पहुंचने में अभी भी असमर्थ हैं? क्या आपको भरोसा है कि अंग्रेजी को महत्व दिए बिना आपके द्वारा जीते इंटरनेशनल बुक पुरस्कार ने हिंदी लेखकों के लिए एक नया रास्ता खोला है और एक नई उम्मीद जगाई है? देखो, अंग्रेजी को हम इतना हम क्यों कोसते हैं, जब हमने अंग्रेजी को इतना महत्व दिया है और उसकी ये जगह बनाई है। हम सब इसमें शामिल हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया का एक इतिहास का ये एक पल रहा है कि अंग्रेजी की ये हेजेमोनिक स्थिति हो गई है। अंग्रेजी बहुत शक्तिशाली भाषा इस समय है। किसी ने जिक्र किया था कि मेरी किताब को शॉर्टलिस्ट पे, किसी ने नहीं, अपरा ने जिक्र किया था कि एक शॉर्टलिस्ट पे एमिल गीमे करके एक फ्रेंच प्रेस्टिजियस फ्रेंच अवार्ड है, उस पे भी आया। उसका नाम किसी को नहीं मालूम है, किसी को मालूम ही नहीं है। फ्रेंच में अनुवाद पहले आया अंग्रेजी से, किसी को नहीं मालूम है। बहुत अच्छा अनुवाद आया, because French doesn't have the same place that English has in the world at the moment. तो इसमें अब अंग्रेज़ी को हम क्यों इतना कोसते रहते हैं? हम सब ने ये किया है। और आप जो कह रही हैं कि क्या अंग्रेज़ी के बिना आप दुनिया भर में पहुंचती, नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचती, क्योंकि अंग्रेज़ी है जो इतने विशाल पैमाने पे फैली हुई है। तो अंग्रेज़ी के बिना इस जगह तो नहीं पहुंचती, लेकिन अंग्रेज़ी के बिना भी अगर ये किताब अच्छी है तो अच्छी ही रहती। अगर ये किताब को अच्छे पाठक मिल सकते हैं तो उस सीमित दायरे में होते, लेकिन अच्छे पाठक इसको मिलते। सीमा तो है ही नहीं। सीमा तो आपकी किताब हर आपकी किताब तो ये सीमाएं तोड़ती, ये तो निश्चित रूप है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। और कोई भी पढ़ेगा उसको इतनी दिलचस्प लगेगी कि वो पॉपुलर होगी। अगर इंटरनेशनल नहीं होगी, भारत में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। नहीं, देखिए, ज़रूरत दूसरी है। हम अंग्रेज़ी के बारे में इतनी बात ना करके अगर दूसरी भाषाओं के बारे में बात करने लगे और दूसरी भाषाओं को वक्त दें, दूसरी भाषाओं में तर्जुमे होएं, दूसरी भाषाओं को हम भी जो सीख सकते हैं सीखें, इसमें अगर आदान प्रदान हम बढ़ाएं तो अंग्रेज़ी अपने आप, बुरे लफ्ज़ निकल रहे हैं, बुरे मायने उसका मत लगाइएगा, अपनी औकात में आ जाएगा। लेकिन अगर हम और भाषाएं यूं ही
दबी सीमित सिमटी रहेंगी तो जाहिर है अंग्रेज़ी जहाँ फैल पाई है वो फैली रहेगी उसी तरह। तो ज़रूरत है कि दूसरी भाषाएं सामने आए जिसके लिए जिन जिन लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए वो शामिल होए। प्रकाशक हैं, अनुवादक हैं, जो फंडर्स हैं, इन सब लोगों को जो मेहनत करनी है वो उस पर हम लोग जोर दें। अंग्रेज़ी 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 बुरी, अंग्रेज़ी भली, उसको छोड़िए। अंग्रेज़ी एक इतिहास रहा है, अंग्रेज़ी मुकाम पे पहुंची है, अच्छी बात है। दूसरी भाषाएं वो क्यों पीछे रह रही हैं? आगे आए, करें। हम हिंदुस्तान में हम एक दूसरे की भाषा के प्रति कुछ नहीं करते, ना सीखने की कोशिश करते हैं, ना उस अनुवाद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मार्केट जो बाज़ार है वो इस तरह से बन गया है कि किताब अगर अंग्रेज़ी में आएगी तो उम्मीद है कि कुछ मिल जाएगा, और अगर वो तमिल में आएगी तो भाई बहुत ही कम मिलेगा। तो हमको इतना इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो तमिल में आए, हम सबके सब रुके हुए हैं कि वो अंग्रेज़ी में आए। हमें तमिलनाडु के किसी लेखक को पढ़ना है तो अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे उसको अगर मेरी किताब के बारे में पता चला है तो उसको अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द सिचुएशन व्हिच हैज टू चेंज, एंड आई कैनॉट अलोन टेल यू कि क्या क्या चीज़ें करें। इट इज़ अब नंद जी यहाँ बैठे हैं, नंद जी बताएंगे, इस तरह के अथॉरिटीज़ बता सकते हैं किन लोगों को इसमें शामिल होना है, किन संस्थाओं को, किन फोर्सेस को और एक शामिल होकर ये काम करना है। बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं कि जब बुक को हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसके जो नुएंसेस हैं वो कहीं ना कहीं उतने गहरे नहीं रहते जितने जिस भाषा में लिखे गए थे। क्या आपको ऐसा कभी लगा कि जब आपने अपनी बुक को ट्रांसलेट किया तो उसका एसेंस उतना ही गहरा था जितना आपने अपनी हिंदी भाषा में लिखा, एंड देन ट्रांसलेशन में कोई अंतर आया? तो इसका मैं बहुत ही गोल मोल जवाब दूंगी। I'm not sure because all people, if you look at the authors, if you speak, read about Henry Ibsen, he'll tell you the moment they translate my work, I lose the essence. I'm curious to know what you've understood. That's another matter. We'll talk about that. मगर देखिए, हम जब ऐसी किसी कृति की बात कर रहे हैं, साहित्यिक कृति की बात कर रहे हैं, we are not talking of something fixed. We are not talking of something जिसमें ये 10 चीज़ें हैं तो क्या ये 10 चीज़ें आ गई हैं? It is not something so measurable and exact. तो ये तो आप पहले हर रीडिंग में आप ट्रांसलेशन की बात कर रही हैं, हर रीडिंग में नया मतलब निकलेगा। The book will be read a little like this, a little like that, a little more, a little less. You are dealing, a live entity is being dealt with by a live entity. So it is a very fluid movement all the time. Conversation, आप translation is a conversation. Conversation में मैंने क्या कहा वो किस तरह से कन्वे हो रहा है, फिर आपने क्या कहा उसको मैं किस तरह से समझ रही हूँ, फिर उस पर मैं जैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, इसमें ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी इधर उधर होती रहती हैं, which can still be such a rich exercise. तो एसेंस ज़रूर आप चाहते हैं कि कैरी ओवर करें, लेकिन उसमें एग्जैक्ट उसको मेजर कर लेना। आप ये बता सकते हैं अगर वाकई बुरा ट्रांसलेशन है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये तो बुरा है, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें ओरिजिनल का। वरना क्या चीज़ कम हो गई, क्या चीज़ थोड़ी बदल गई, ये इतना एग्जैक्ट पता करना ही बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात जो आपने, मैं आधा सुन रही थी, आधा आपकी बात आपसे मैं बात करने लगी, और आपने कहा somebody said, oh my book is destroyed, the essence of my book is gone. आप Ibsen No, there are some authors who feel that the exact essence has somewhere been diluted. I'm not getting the same feeling with how I wrote. देखिए, अगर translation क्या होता है? Translation is the rendering of a work into another language for those who cannot read the original. Okay? तो हमने टॉल्स्टॉय पढ़ा है, क्या हमने वाकई टॉल्स्टॉय पढ़ा है? पता नहीं।
हमने तो अंग्रेजी में टॉल्स्टॉय पढ़ा है, रशियन हिंदी में टॉल्स्टॉय पढ़ा है. Who is going to compare this Russian and the English to see कि किसमें नहीं, आपको मालूम नहीं है अंग्रेजी पढ़ के कि रशियन में क्या बात है, भाई नहीं पता चलेगा. आई एम ग्रेटफुल फॉर द इंग्लिश, क्योंकि कम से कम मैं टॉल्स्टॉय से रूबरू तो हो पाई. वो ना होते तो मैं तो जान ही ना पाती. और अगर मुझे रशियन आती है तो मैं अंग्रेजी तर्जुमा क्यों पढ़ूंगी, मैं तो सिर्फ रूसी पढ़ूंगी. तो जिनको हिंदी आती है, अगर उन्हें इस किताब में दिलचस्पी है, वो हिंदी पढ़ेंगे. अगर आपकी कोई एकेडमिक एक्सरसाइज है तो आप भले ही पढ़िए देखने को कि देखें किसमें ज़्यादा खेल है, किसमें ज़्यादा मज़ा है वगैरह. और इसमें इतने फैक्टर्स हैं. आई जस्ट मेंट दैट इट्स सच अ लाइव सिचुएशन. इतने फैक्टर्स हैं. बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि अंग्रेज़ी में ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है, अंग्रेज़ी ज़्यादा एक्सेसिबल क्यों है. इज़ इट बिकॉज द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज़ बेटर, or is it because of our relationship with the English language? Is better. Yeah. Not better, because our relationship with the English language is somehow easier. It's more, we are familiar with that much more. हम अंग्रेजी इतना हमारे छा गई है कि उसमें हम जो खेल भाषा के हैं उसमें हमको खूब मज़ा आ रहा है. हिंदी में हमको वो लेबर्ड लग रहा है, क्योंकि हम हिंदी उस तरह से पढ़ते नहीं है, वहाँ उतना ज़्यादा हम उसको बोलते भी नहीं. हिंदी को हमने अक्सर एक यूटिलिटेरियन भाषा बना ली है. हाँ, कि भाई सब्जी खरीदना है उसके लिए हिंदी आनी चाहिए. फिल्मों में ज़रूर हम थोड़ा मज़ा लेते हैं हिंदी का, गानों में, फिल्मों में वो ले रहे हैं वहाँ पे बहुत- हाँ. तो कॉन्वर्सेशनल उसको हमने कर लिया है, और तरह तरह से उसके जो नुआंसेस हैं हम हिंदी में, जो लोग एंजॉय करते हैं उनको हिंदी मज़ा आएगा. तो मैं कहती हूँ कि देखिए, इट इज़ लाइक एक पैरामीटर के भीतर तर्जुमा भी खेलेगा और ओरिजिनल भी खेलेगा. ओरिजिनल मतलब तर्जुमा शायद ही, अब ये फिर से वैसी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी. गोलमोल होने के गोलमोल ही होगी, लेकिन फिर भी आप समझिएगा इन द सेंस इन विच आई एम सेइंग इट कि तर्जुमा इज़ अ तर्जुमा है ना. ओरिजिनल में कोई एक चीज़ होगी, दैट इज़ द फर्स्ट, दैट इज़ द क्रिएशन. एवरीथिंग आफ्टर दैट इज़ अ रेंडरिंग ऑफ दैट. लेकिन अगर वो डेड रेंडरिंग है, रिजिड रेंडरिंग है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं. उस रेंडरिंग को उनको किसी न किसी तरह से उसमें जान डालनी होगी. प्राण प्रतिष्ठा अगर वो नहीं उसमें कर पाए, देन इट्स अ बैड ट्रांसलेशन. वो कर पाए विदाउट लूजिंग द स्पिरिट एंड फिलॉसफी एंड केडेंस ऑफ द ओरिजिनल, देन इट्स अ गुड ट्रांसलेशन. बस यही हो सकता है. पर एग्जैक्ट क्या होता है कि ये एग्जैक्ट इसका कोई मतलब नहीं होता है ट्रांसलेशन में. और मैं यही बस बोलूँगी. और डेजी के केस में मैं ये कहूँगी कि देखिए, काफ़ी टेढ़ी किताब है, आपने देखा है, उसको आसान नहीं है ट्रांसलेट करना. उसने जब शुरू किया था तो एक ख़ास तरह से वो कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे शी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट सो मच कि उसने अंग्रेज़ी में भी उसी तरह से खूब मोहब्बत से भाषा के खेल, उसके जो डिटेल्स हैं उसको लेकर उन पे टिकना, वो जिस तरह से उसने किया है, इस वजह से वो किताब बहुत ही जिंदा दिल हो गई, एकदम फड़क उठी और लोगों को मज़ा आया. दिस इज़ द बिगेस्ट टेस्ट. द प्रॉब्लम विल बी अगर कोई बता दे कि नहीं ये तो ओरिजिनल है ही नहीं, ये तो कोई और किताब है. अभी तक ये मेरे ख्याल में कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कह सकता है कि it is not the original. It is Red Samadhi in English translation. आप खुशी हैं because to get acknowledgement from the world and a Booker Prize winner, it shows that the translation must have been almost true to its nature. Otherwise you're questioning those readers. Yeah. You're questioning the Booker, you're questioning all those readers कि आप कि कुछ बुरा था या कुछ रिजिड सा था और आपको मज़ा आ रहा है. So I think that itself is giving us some evidence of the worth of the translation. और बस असल बात यही है कि we are dealing with something very live all the time.
I can see the audience all excited to ask so many questions. Yes, Purushottam ji. Ma'am, I heard you during literature festival. I went to the bookstore to buy either Ved Ki Samadhi or Tomb of Sand. And I started reading both versions together. It took me a real good time to decide which is better. And now I get an insight, perhaps I was more comfortable with English and I was enjoying English better than Hindi. And still I bought the Hindi one because I wanted to get the real taste of the author. So that's a comment on this discussion. It's also a comment on what your relationship with the two languages. With the language. Yeah, absolutely. Yes, Alka ji. So, I have two questions and observation, or rather, I query rather. Ma'am, like we were talking about the translation from Hindi to English. I feel that you have command on both the languages. Why writer himself or herself is not doing both? Why we should, depending on, because then maybe you can express your, whatever you written in the original book, first copy की copy अच्छी हो सकती है. ये बात एक तो ये थी. और दूसरा मैम, जब बाउंड्रीज की बात अपने फर्स्ट आपके क्वेश्चन में की थी, क्या बाउंड्रीज सिर्फ लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए ही होती हैं, जिसके लिए कहते हैं वो तोड़ती हैं और निकलती हैं, और होती हैं आपको पता है, और क्यों? आपके विचार इस पे. थैंक यू. आपका पहला सवाल भी बोल रहे शायद, क्या था? आप ही क्यों नहीं देखिए, ट्रांसलेशन इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज एंड क्रिएटिव राइटिंग इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज. आप क्रिएटिव राइटिंग आउट ऑफ नथिंग कर रहे हैं. इट इज़ नॉट नथिंग, इट इज़ समथिंग विच इज़ देयर इन योर इंट्यूशन, इन योर अनआर्टिकुलेटेड storehouse. तो आप वहाँ से चीज़ें निकाल रहे हैं, आप अपने इमेजिनेशन में वो चीज़ें इमेजिनेशन के साथ वो इंटरैक्ट करके कुछ बन रही हैं. तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सरसाइज. इट्स लाइक हैविंग, मान लीजिए क्ले, योर इंग्रेडिएंट इज क्ले. आपके पास सिर्फ क्ले है अभी, और आप उससे अभी आकार बना रहे हैं, आप उससे कुछ रिकग्नाइजेबल बना रहे हैं, कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि पिक्टोरियल कर रहे हैं. वो सब आप करते 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 आप पूरा कुछ बनाते हैं. सो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस. नाउ ट्रांसलेशन इज यू गॉट द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड यू आर ट्राइंग टू मेक अ रेप्लिका, बट नॉट जस्ट अ रेप्लिका, समथिंग विच विल नाउ लिव ऑन इट्स ओन एज वेल. तो आपको अब इसको बैठ के कॉपी भी करना है, लेकिन उसमें जान भी डालनी है. सो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस. आई एंजॉय दिस प्रोसेस, प्लेन एंड सिंपल. सो आई डू दिस. Gitanjali ji, I bought your book when you were nominated. Okay, the prize didn't come. And मेरा जो मुख्य प्रश्न ये था कि पहले तो इस जो यहाँ लोग बैठे इनमें से पूछना चाहूँगी कि कितनों ने हिंदी में पढ़ा, और आपकी तो मैं तारीफ करती हूँ पुरुषोत्तम जी जो दोनों साथ पढ़ रहे थे, और कितनों ने अंग्रेज़ी में पढ़ा, क्योंकि मैं भी आपकी जैसे द्विभाषी हूँ, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में लिखती हूँ. और जब मैंने इसको हिंदी में पढ़ना शुरू किया, मैं तो मूल में पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वो आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है, वो पहला स्वर है आपका. तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया, आपने स्वयं स्वीकारा कि बहुत मुश्किल, डिफ़िकल्ट बुक, पढ़ना बहुत मुश्किल और समझना से भी ज़्यादा मुश्किल. पीठ दीवार में घुसती चली गई, है ना, जब क्या दीवार की सीमा पार कर जाएगी जहाँ आप लिखती हैं. तो मेरा ये प्रश्न है कि आपको ये नहीं लगा कि हिंदी में ज़्यादा पुस्तक बिकी क्या अंग्रेज़ी में बिकी? और यदि अंग्रेज़ी जिन्होंने की, उनके पास ये एक ज़्यादा बड़ा सोचे कि अस्त्र था कि भाषा उनकी अपनी थी, वहाँ की भाषा थी, तो शायद अपन अंग्रेजी में लिखते तो वहाँ तक ना पहुँच पाती. ये बात शायद सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग लिख रहे हैं अंग्रेजी में जो पहुँच रही है,
और भाषा के बारे में भी हमको ये याद रखने की ज़रूरत है कि भाषा भी कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है कि इसी तरह इस्तेमाल करना है, कि अंग्रेज़ी इसी तरह लिखनी है। तो जितने अच्छे क्रिएटिव राइटर्स हैं from ex-colonial countries, they have turned English on its head and they are writing in English in the completely new ways. African writers who are writing in English and some very good Indian writers and Pakistani writers who are writing in English, they are not writing the British English. They have turned English on its head. It's a new language. तो वो बात नहीं है कि वहाँ पर यहाँ मैं इंग्लिश में लिखती तो वहाँ नहीं पहुँचती। I mean, there's so many writers यहाँ पर जो ऐसी अंग्रेजी लिख रहे हैं जो पहुँच रही है, अमिताभ घोष, तो वो तो नहीं है बात। फिर आपने मैं भूल रही हूँ किसने क्या कहा था, मैं चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। बात ये है कि हिंदी में ज़्यादा बिकी कि अंग्रेजी में ज़्यादा बिकी, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दोनों रॉयल्टी का मेरे पास पूरा फिगर अभी है नहीं, पूरा फिगर है नहीं। और साथ साथ मुझको ये भी पता चला पायरेटेड कॉपीज बहुत बिकी हैं जिसका कोई फिगर नहीं होगा। तो अब मुझे तो बस जनरल पता है कि दोनों भाषाओं में बहुत बिकी है। नहीं, और अच्छा? पढ़ने में जिसको कि हिंदी से बहुत प्यार हो, और हिंदी के जो आपके मुहावरे हैं, जो यूपी के मुहावरे जिसमें आते हैं, वो मुझे लगता है कि वो इस भाषा में एक उसकी आत्मा है। वो पता नहीं अंग्रेजी में कैसे पकड़ी होगी, जैसे हाँ ये बहुत मुश्किल है। इसका अनुवाद बहुत आसान नहीं है। नहीं तो वो उसमें आत्मा तो डालनी पड़ेगी ना। नहीं पढ़ूंगी, वो भी पढ़ूंगी। हाँ, नहीं, और दूसरी चीज़ देखिए आप, एक हिंदी अंग्रेजी क्या आपने बात करी थी, मैं भूल गई थी। अब ये आपने कहा कि दोनों भाषाओं में आप उनकी तारीफ कर रही हैं कि उन्होंने दोनों भाषाओं में पढ़ा। देखिए, सोचिए, इस पर गौर करिए कि हमारे मध्य वर्गीय जो पाठक हैं हिंदी जानते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं। बुकर प्राइज मिला इस किताब को, इसीलिए मैंने नंद जी आपसे कहा कि मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि जब किताब आई थी और उसको कुछ नहीं मिला था, जिन लोगों ने तब पढ़ा, इसको सराहा, इसको सीरियसली लिया, मेरे लिए वो लोग एक अलग मायने रखते हैं। बुकर के बाद लोगों को बहुत दिलचस्पी हुई कि क्या किताब है। तो ये जो हमारा पूरा मध्य वर्ग है जो हिंदी जानता है लेकिन अंग्रेजी पढ़ता है, उन्होंने जतन करके किताब हिंदी में पढ़ी। और मेरे पास न जाने कितने आए हैं जिन्होंने कहा कि हमने 25 साल में 30 साल में एक पहली हमारी किताब है जो हमने हिंदी में पढ़ी है। तो अब ये उनको सोचना चाहिए अपने बारे में। ये नहीं कह रही हूँ कोई शर्मिंदा होए, लेकिन हमको सोचना चाहिए हमारे समाज में क्या चीज़ हुई है, क्या हो रहा है, हम अपनी भाषा से किस तरह से कटे हुए हैं। और इन लोगों के लिए बहुत सहल है अंग्रेज़ी पढ़ना, एफर्ट है हिंदी पढ़ना, लेकिन उन्होंने ख़ास जतन करके पढ़ा और अक्सर लोगों को बहुत मज़ा भी आया। मुश्किल पर पता नहीं सवाल पूछा गया है या नहीं, पर मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि मुश्किल बार बार आया है और ये भी बताया गया मुझे कि मैंने भी कहा मुश्किल है। यार बहुत अच्छा साहित्य, बहुत है नमूने। रेत समाधि पहली नहीं है जो मुश्किल होता है। मुश्किल कौन सी मुश्किल, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, है ना? नहीं, तो द वे इट इज पॉइंटेड आउट सो मेनी टाइम्स कि नहीं मुश्किल है, डिमांडिंग है। अरे सो मेनी राइटर्स इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, हमारे तो महाभारत और रामायण भी मुश्किल हैं। हम लोग सब पढ़ते रहते हैं, उसमें से कुछ हम समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ बच्चों की तरह, हाँ, कुछ बच्चों के हिस्से हम उसमें से ले लेते हैं, कुछ फिलॉसफी वाले छोड़ देते हैं, तरह तरह से हम उसको करते हैं। एंड वर्ल्ड राइटर्स, यू नो, दे आर सो डिफिकल्ट बट दे आर ग्रेट राइटर्स। राइटिंग इज नॉट अबाउट हमने पढ़ा और फौरन वो डाइजेस्ट हो गया, बात बन गई। Literature is something which is stopping you in your tracks, which is telling you to wait, to stop, to be still, to be quiet, to try and understand. Don't understand but realize something has happened, think about it. Wait for some space to open in you, wait for some other light to possibly, you know, light up in you. It is not कि पहले से आपको पता है, आपने कुछ पढ़ा, हाँ ये तो धड़धड़ धड़धड़ आपके भीतर चला गया और आपने फिर एयरपोर्ट पे किताब रख दी और अपनी फ्लाइट पकड़ ली और चले गए।
सबसे ज़्यादा आखिरी सवाल। नहीं, आप कह नहीं रही है, ये बात मुश्किल शब्द आया था तो मैंने कहा मैं बोल देती हूँ। बहुत गहरी किताब है एक छोटा सा सवाल जी मेरी तरफ से। अच्छा, आपका सवाल छोटा नहीं होगा। तो आपने गीतांजलि जी माँ को केंद्र पर रखकर काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ दी है, चाहे माई से शुरू करें, उसके बाद खाली जगह आई, उसमें भी माँ बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर है, ये समाधि में तो है ही। मैं ये भी देखता हूँ कि जो और भी बड़े राइटर्स हैं, चाहे गोरकी की माँ को लीजिए, माँ श्वेता देवी की 1084 माँ को लीजिए, कृष्णा सोबती ने जितना माँ को केंद्र पर रखकर लिखा है, मैं ये देखता हूँ कि आपके सारे नॉवेल्स में माँ इतना महत्वपूर्ण चरित्र होकर उभरी है, लेकिन आपने बहुत सारे चरित्रों को एक इंडिविजुअल जो शक्ल देते हैं, चरित्र को चरित्र के लिए उभारते हैं और आखिर तक वो चरित्र अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ, अपने स्पेसिफिक नाम के साथ जिस तरह से अपना एक इमेज बनाता है, वो आपने गौण रखा है, आपने पूरे टेक्स्ट के अंदर उसको मिला दिया है। उसका अंतरंग हिस्सा तो है, लेकिन इंडिविजुअल जो एक अलग चरित्र उस पर उभर के याद रहे, वो एक जनरल कैरेक्टर के रूप में याद रहता है, लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टर के रूप में किस नाम, किस आइडेंटिटी के साथ वो अपनी पहचान को लंबे अरसे तक बनाए रखे, ये कठिनाई मुझे लगती है। इसे कैसे देखें? पता नहीं कैसे देखें। पता नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है कि मैंने इतने वर्षों में जो कुछ भी लिखा है, मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि कब मुझे लगता है कि इनको एक इंडिविजुअल नाम दिया जाए और कब मुझे लगता है कि ये रिश्ते के नाम से ही जानी जाए। माई में, या मुझे याद है शायद माई में ही शायद था, और तिरोहित में भी ऐसा शायद में तो फिर भी है। माई में भी है कि माँ का नाम नहीं पता नहीं चलता है जब तक वो पिता काफी दिनों बाद आते हैं और कुछ कहते हैं, मैं भी भूल गई हूँ क्या नाम, लेकिन दैट वाज अ पॉइंट बीइंग मेड कि औरतों के अक्सर नाम नहीं होते हैं, यू नो, दे मदर। तो मेरी माँ का पेट नेम था, मुझको बरसों नहीं पता चला, हम लोग नहीं जानते थे उनका जो प्रॉपर नेम था, वो तो हमको पता था, श्री लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि उनको घर पे क्या कहा जाता था। कभी कोई बूढ़े बुजुर्ग आए, कोई रिश्तेदार उनके दूर दराज से कहीं से आए और उन्होंने कहा तो हमें पता चला माँ का ये नाम है। आज तो बता दीजिए। बिट्टन, बिट्टन नहीं, सॉरी, बिट्टो, 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 यूपी वालों के साथ तो बिट्टो, हमें नहीं मालूम था कि बिट्टो है हमारी माँ, कभी नहीं हमने सुना था। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मुझे मेरे जहन में रही, रैंकल भी करती रही कि होता नहीं है नाम जैसे औरतों का। लेकिन मैं कब कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल नेम दे देती हूँ, ये मुझे अभी आई हैव नॉट बीन एबल टू डिकोड इट फॉर माई सेल्फ, और अपने पे मैं वो डिटेक्टिव गिरी भी नहीं कर पाई हूँ कि क्या मेरा डिज़ाइन है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अभी तक ये नहीं मुझको लगा है कि नाम ना देकर उनकी ना इंडिविजुअलिटी मुझे कम होती दिखी है, और ना उनका अगर कोई कैरेक्टर बना है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मेमोरेबल कैरेक्टर बना है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा है कि वो कम हुआ है। माँ कहकर ही रेत समाधि की माँ इज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर्ड। तो मुझे अभी ये बात मैं सोचूंगी, पर मुझे कयास लगाना पड़ेगा। अपना जी एक छोटा सा सवाल। जी, इससे पहले एक छोटा सा सवाल लेने के लिए, ये आपके पास आपका आखिरी सवाल होगा। छोटे के आप लोगों को शायद नहीं, वो समय की बात है, 7:30 बजे उनको बिल्कुल गाइडेंस करना है। Hi ma'am. As an international author, I would like your guidance to the students as well as to the academics and to the owners and the directors and deans and the professionals that they have stopped भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, और भाषा को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, अपने फीलिंग्स को, उसकी जगह टेक्नोलॉजी लेती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, आज हम किताबों पर, साहित्य पर बात कर रहे हैं, पर क्या आने वाले समय में ये सब बंद होने वाला है, टेक्नोलॉजी ही इसकी जगह लेने वाली है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने ज़रूर एक चीज़ करी है कि हम भाषा के प्रति एक तरह की
दूसरे किस्म की लापरवाही हो गई है। आज का ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, तो लोग जल्दी में है, ये शॉर्ट फॉर्म बहुत चल गया है, ये पता नहीं व्हाट्सएप लैंग्वेज बहुत चल गई है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसान को साहित्य और कला में जो रस मिलता है वो बंद होने वाला है। अगर वो बंद होएगा तो फिर बहुत चीज़ें बंद हो जाएंगी, संगीत बंद हो जाएगा, नृत्य बंद हो जाएगा, साहित्य बंद हो जाएगा। ये सब चीज़ें कोई जल्दबाजी की हैं ही नहीं। तो जब तक ये रहेंगी तब तक लोग भाषा से जुड़ेंगे, धैर्य से जुड़ेंगे, धीरे धीरे बात कहने से जुड़ेंगे, धीरे धीरे उसे खोलने से जुड़ेंगे, टेढ़े मेढ़े ढंग से इधर उधर जाते हुए कहने से जुड़ेंगे। But there is one breed which will say, come to the point quickly. Why are you going here and there and everywhere? And there is another breed which will say, there is such pleasure in waiting. You know, the journey is the process. I mean, the journey is the pleasure. जो आप कहाँ पहुँचने वाले is not the point. That journey is so pleasurable. तो आप इधर उधर करते हुए हमें जहाँ ले जा रहे हैं। एंड जब तक इसके प्रति हम लोग के अंदर एक है संवेदना और आनंद, थिंग्स आर सेफ। क्विक क्वेश्चन। गीतांजलि जी, मेरा सवाल अनुवाद की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, बल्कि सवाल क्या मेरी जिज्ञासा है जी। हम लोग जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो वास्तव में एक शब्द की जगह दूसरा शब्द रख देने तक ही बात सीमित नहीं होती है, उसके पीछे पूरी उस जातीय परंपरा की बात भी होती है। तो अब अगर कोई भारतीय भाषा से अनुवाद कर रहा है और वो भारतीय जीवन पद्धति से परिचित है तो शायद उसके लिए अनुवाद अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन डेजी रॉकवेल जब आपकी किताब का अनुवाद करती हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये काम इतना आसान तो नहीं रहा होगा। आपकी हर अभिव्यक्ति के पीछे जो पूरी परंपरा है उसको वो नहीं जानती होंगी। तो क्या ऐसा काम करने में उन्हें आपकी मदद लेनी पड़ी? आपने कितनी मदद की उनकी और उनको किस तरह की उलझनें आई? अगर एक दो उदाहरण देकर बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल आती है सर, अनुवाद में तो आती है। देखिए, ये बिल्कुल सही है आपने कहा कि अनुवाद कोई सिर्फ एक शब्द लेके उसका मतलब तो यहाँ पे रखना है नहीं। आपको उस परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, उस पूरे उस समाज, उसके इतिहास, उसकी फिलॉसफी, कल्चर, उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। असल में मेरे देखिए अभी तक बहुत ज़्यादा मेरे अनुवाद नहीं हुए हैं। फ्रेंच में कुछ हुए हैं, जर्मन में कुछ हुए हैं और अंग्रेज़ी में कुछ हुए हैं। तो जिन अनुवादकों ने ये किए हैं काम, वो हिंदुस्तान से उनको बेहद प्यार और वो बराबर हिंदुस्तान आते रहे, कम से कम उत्तर भारत, और बहुत उसमें डूबे रमे हैं यहाँ की ज़िंदगी में। अब क्या इसका क्या मतलब होता है कि वो हिंदुस्तानी की तरह डूबे हैं कि किसी और की तरह डूबे हैं? तो हर कोई अपने तरह से, लेकिन खूब गहरे उसमें उतरे हैं। चाहे वो मेरी फ्रेंच अनुवादिका हैं, चाहे डेजी रॉकवेल हैं। तो डेजी रॉकवेल इसके बहुत पहले से काम करती रही हैं, हिंदी और उर्दू साहित्य दोनों पर हिंदुस्तान आती रही हैं। और मेरे उनके साथ फिर बहुत लंबे लंबे वार्तालाप हुए। हाँ, मिली नहीं, हम लोग मिले नहीं थे। मिले हम सिर्फ बुकर सेरेमनी के 3-4 दिन पहले लंदन में। उनको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, तब हमारी मुलाकात हुई। लेकिन हम लोग बहुत लंबे लंबे हमारे ईमेल एक्सचेंज होते थे। और जिस तरह के वो सवाल पूछती थी, जिस तरह की उनकी जिज्ञासाएं थीं, उससे मुझको भी अंदाज़ होता था कि ये कितनी गहरी इस चीज़ में पगी हैं, इस पूरे विषय में पगी हैं, हिंदुस्तान को लेकर कितनी सजग हैं। उन्होंने A.K. रामानुजन के साथ उनकी स्टूडेंट भी रही हैं। तो ऑन द होल बहुत ही बढ़िया वो एक्सचेंज रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि 1 घंटा किस तरीके से निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। और मैं माफ़ी चाहूँगी, बहुत सारे सवाल थे, बट समय की सीमा तो हमें माननी ही पड़ती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गीतांजलि श्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी कि आप यहाँ पर आए, आपने समय निकाला और हम सबको इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, किताब के बारे में, जीवन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जयश्री पेरीवाल जी का कि आपने इतने इंटरेस्टिंग सवाल
कि ये 1 घंटा कैसे निकला पता ही नहीं चला। जोरदार तालियां हो जाए आप दोनों के लिए। प्रभाखेतान फाउंडेशन का छोटा सा इनिशिएटिव, छोटा तो नहीं कहूँगी बट एक अनूठा इनिशिएटिव कलम हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, और वी केयर के एसोसिएशन में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आईटीसी राजपुताना इसके हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है और श्री सीमेंट्स के CSR इनिशिएटिव के तहत हुआ है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जनरल मैनेजर श्री दीपेंद्र राणा जी का कि वो आगे आए और हमारी तरफ से मोमेंटो दे गीतांजलि जी को। प्रभाखेतान फाउंडेशन की एसोसिएट हैं जयश्री जी और इन्होंने समय निकाला और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. I mean, I would thank this forum. हर रोज जब आता हूँ इस forum में, तो I get very excited. पहले तो डर लगता है कि हिंदी बोलना पड़ेगा, but I'm just still getting used to it. But I want to thank the foundation, of course, and I'm so mesmerized by the company. Okay, I'm sorry I'm taking this, but it's my company which has given me this platform to come here and listen to you. Listen to this very interesting conversation. जो आप लोगों ने जो आप लोगों की बातें होती हैं, I don't want to judge or whatever, but it is so nice to see the excellent work which is being done here by this foundation, the platform which has been given, and ITC Hotel is very, very thankful for all of you to be here because this makes it very important for the authors, for the presenter, and for us to be part of this journey. Thank you so much. Thank you.